Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of May 2022. 3 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है इस साल के यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो अभी भी आप हमारा यूपीएससी रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और जितने वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, मिड ओशियन रिज अकर्स अलोंग। मिड ओशियानिक रिज इनमें से कहाँ अकर करती है? ए इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बी इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सी इज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, या डी ऑल ऑफ द अबव। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is, in addition to gravitational force, which of the following processes can bring dynamic changes on Earth's surface? इनमें से कौन सी processes हैं जो अर्थ के सरफेस पे डायनामिक चेंजेस ला सकते हैं? फर्स्ट इज वल्केनिज्म, सेकेंड इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोर्थ इज वेदरिंग, फिफ्थ इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ें डायनामिक चेंजेस ला सकती हैं अर्थ के सरफेस पे। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 3 4 5, या 1 2 3 4 5। So these are the first two questions. Question number 3 देखते हैं, which of the following rivers flow through Rift Valley? इनमें से कौन सी रिवर्स हैं जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, आपको बताना है, ठीक है ना। सो ऑप्शंस, फर्स्ट इज दामोदर, सेकेंड इज योर महानदी, थर्ड इज नर्मदा, फोर्थ इज ताप्ती, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आप लोग को इसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अपनी तरफ से। ऑप्शंस इसके देख लो, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। मैं आंसर्स तो आपको ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्वेश्चंस अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं। ये नहीं करना कि आप इसको अटेम्प्ट ना करो, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आपको अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपसे सवाल पूछा था, पहला सवाल था कि मिड ओशियनिक रीजन में से कहाँ लाई करती है। बहुत ही इजी सवाल है। आप सबको पता है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वहाँ पर लाई करती है आपकी मिड ओशियनिक रीजन्स, ठीक है ना। और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कौन कौन सी चीज़ें इनमें से डायनामिक चेंजेस अर्थ में ला सकती हैं। तो सारी ही चीज़ें हैं जो कि डायनामिक चेंजेस ला सकती हैं अर्थ के सरफेस पे, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वो वेदरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, चाहे वल्केनिज्म हो, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर फॉर दिस। और तीसरा सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। दामोदर आपकी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करती है। दामोदर आपकी जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पे ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, और वॉर्पिंग के कारण इसका जो रिफ्ट वैली है वॉर्पिंग के कारण डेवलप होता है। महानदी करती है कि नहीं करती? तो महानदी नहीं करती है रिफ्ट वैली से फ्लो, याद रखिएगा, महानदी रिफ्ट वैली से फ्लो नहीं करती है। नर्मदा करती है कि नहीं करती? तो नर्मदा हाँ बिल्कुल करती है, रिफ्ट वैली से सतपुड़ा और विंध्या के बीच में नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। और ताप्ती करती कि नहीं करती? तो हाँ बिल्कुल, ताप्ती और माही दोनों ही रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको याद रखना है ये चीज़। तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4, यानी कि बी विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आज के मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही आसान सवाल है। आपको बताना है कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलआईसी इन इंडिया। इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की क्या इंपॉर्टेंस रही है? व्हाट हैज़ बीन द इम्पोर्टेंस ऑफ एलआईसी इन इंडिया। सो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और कुछ भी जो भी आपके पास थोड़े बहुत कमेंट होंगे आप देंगे। आज एडिटोरियल भी हम इसी पे डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, अगर आपको कंटेंट नहीं भी आता है तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में आज देखते हैं, नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल अगेंस्ट फोर्सिबल वैक्सीनेशन। याद रखेगा, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर्सनल एटोनमी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ रिकग्नाइज्ड फेसेट ऑफ आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ इनकम पासेस द राइट टू रिफ्यूज
टू अंडरगो एनी मेडिकल ट्रीटमेंट इन द स्फीयर ऑफ अ इंडिविजुअल्स हेल्थ। तो यहाँ पर जस्टिस एल नागेश्वर राव का ये जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल गिव्स दैट पर्सन राइट अंडर आर्टिकल 21 टू रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इन द स्फीयर ऑफ हिज इंडिविजुअल हेल्थ। मतलब वो अपनी हेल्थ से संबंधित किसी भी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट को डिनाई कर सकता है ना वो व्यक्ति। और ये चीज़ कही है सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में, और कहा है कि किसी व्यक्ति को आप फोर्स नहीं कर सकते हो फॉर गेटिंग वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का नाम आया तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखो, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं। इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, वन इज इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है ना, याद रखिएगा, फर्स्ट वन इज इन्नेट इम्यूनिटी, सेकंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लेट मी राइट इट डाउन अगेन, है ना। तो इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपके पास एट द टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल रहती है। ऐसी इम्यूनिटी जो आपके पास एट द टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल रहती है। जैसे कि आपके पास स्किन है ना, स्किन एक तरीके से फिजिकल बैरियर का काम करती है कि मतलब आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल पदार्थ इजीली नहीं जा सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में स्किन है ना। तो स्किन एक तरीके का क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी का माध्यम है। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज इन्नेट इन यू, मतलब कि दैट इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द बर्थ, वो आपके पास बर्थ से अवेलेबल है। सेकेंड जो इम्यूनिटी की बात मैं कर रहा था वो कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। अब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई डिसीज होती है ना, उस डिसीज के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देती है। दो चीज़ें बता रहा हूँ, लिख लेना। इन्नेट और एक्वायर्ड मैंने आपको बताया ना, एक्वायर्ड में दो चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें दो सेल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। एक्वायर्ड मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी इम्यूनिटी जिसमें कि आपकी बॉडी में जैसी कोई डिसीज आई, आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स किया और उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी रिलीज करने लगी एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी रिलीज करने के लिए दो याद रखेगा, बी सेल और टी सेल, यानी कि बीटा सेल और टी सेल। बी सेल क्या करती है, एक्चुअली एंटीबॉडीज रिलीज करती है। बी सेल, टी सेल एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करती लेकिन बी सेल को हेल्प करती हैं टू रिलीज द एंटीबॉडीज। ठीक है ना, तो बी सेल और टी सेल हो गई। बी सेल आपकी एंटीबॉडीज रिलीज करती है और टी सेल एंटीबॉडी रिलीज नहीं करती है लेकिन वो हेल्प करती है बी सेल को इन ऑर्डर टू रिलीज द एंटीबॉडीज। ठीक है ना, तो एक हो गई थी आपकी इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होगी आपकी इस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिएगा, दैट इज अ थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कई बार इसी को एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब आपका यही जो आपका मैंने अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला कंसेप्ट बताया था ना, जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर डिसीज आई तो वहाँ पे रिलीज करना शुरू कर दिया एंटीबॉडी, वो एक्टिव है। और पैसिव में क्या है, जब आप एक्सटर्नली एंटीबॉडीज लेने लगो, एक्सटर्नली मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू जब आप लोगे तो वो पैसिव के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ है, मैन्युफैक्चरिंग क्विकन्स इनपुट कॉस्ट राइज शोज पीएमआई। यहाँ पे पीएमआई यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बोलते हैं, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है ना, और आईएचएस मार्केट ग्रुप इसको निकालता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इसको बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग हैज़ क्विकेंड, मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इम्प्रूव्ड, है ना। तो 54 से 54.7 हो चुकी है। ठीक है ना, 54 से 54.7। इसमें दो चीज़ें याद रखने की, 50 से ऊपर अगर है, 50 से अगर ऊपर का नंबर है यानी कि एक्सपेंशन हुआ है, और अगर 50 से नीचे का नंबर है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है ना, फिर लास्ट मंथ, ये मंथली निकाली जाती है आपकी, तो लास्ट मंथ का डेटा देखा जाता है कि भैया लास्ट मंथ क्या डेटा था, उसके हिसाब से फिर इसको देखते हैं। आईएचएस मार्केट ग्रुप इसको निकालता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और ये सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए निकाला जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकलता है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज दोनों के लिए निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज के लिए भी निकलता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं कुछ और अगर न्यूज़ आइटम्स इंपॉर्टेंट है तो उनको भी देख लेते हैं, कवर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखते चलिए कोई ऐसी
न्यूज़ नहीं है, देयर इज़ नो सच न्यूज़ जो कि अभी आपको डिस्कस करनी हो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो न्यूज़ तो बहुत सारी होंगी लेकिन आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वो चीज़ भी अपने को देख के चलनी है ना। यहाँ पे बसावा या बसवन्ना के बारे में आया तो मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता दूँ। इनको बसवेश्वरा भी बोलते हैं या बसवन्ना भी बोलते हैं। ही इज़ अ 12th सेंचुरी इंडियन स्टेट्समैन, फिलोसोफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर एंड लिंगायत सेंट। इन्होंने लिंगायतिज्म की स्टार्ट की थी और इनको बसवन्ना या बसवेश्वरा कहा जाता है, बसावा कहते हैं। लिंगायत मूवमेंट की स्टार्ट की थी। लिंगायत आपको पता होगा कि शैवाइट होते हैं, हिंदू शैवाइट मूवमेंट के अंतर्गत लिंगायत का डेवलपमेंट हुआ है। एंड ये शैवाइट अपने आप को मानते हैं। और बसवा जो थे, ही वॉज एक्टिव ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग बिज्जला सेकंड इन कर्नाटका। तो किंग बिज्जला सेकंड के टाइम पे बहुत एक्टिव थे। और बसवा स्प्रेड, मतलब इनकी जो फिलॉसफी थी वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की थी, है ना। ही बिलीव्ड इन इक्वालिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहते थे। और इसके अलावा इन्होंने एक अनुभव मंटप बनाया था, अनुभव मंटप या हॉल ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनवाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेल फीमेल of all the socio-economic backgrounds can discuss the spiritual and mundane questions of life in open। तो ये अनुभव मंटप इन्होंने बनवाया था। इसके अलावा इनके जो पोइट्री है इनको वाचनाज बोलते हैं, द वाचनाज। हिज पोइट्रीज आर नोन एज द वाचनाज। एंड ही रिजेक्टेड जेंडर और सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ऐसा बसवन्ना का या बसवा का कहना था। देखो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अनुभव मंटप टू बिगिन सून। देखो मैंने आपको जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी है ना, अनुभव मंटप इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया जाता है ना, और इसको बनाया जाएगा। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है LIC इज मोर देन अ कॉर्पोरेट पावर हाउस। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें LIC के बारे में मेंशन है। सबसे पहले LIC के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो 1947 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी लगभग 345 मिलियन थी। एंड पर कैपिटा इनकम लगभग 249 रुपीज़ थी। लिटरेसी रेट लगभग 12% का था। एंड इट वाज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। एंड इसके अलावा यहाँ पर ये सोचा गया कि भाई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाएगा। तो इंश्योरेंस का कल्चर, अब चूँकि नेहरू जी तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, बाहर का काफ़ी उनको आइडिया था, है ना, फॉरेन का काफ़ी आइडिया था। तो इस कारण से उन्होंने आइडिया फिर दिया किसका, इंश्योरेंस का आइडिया दिया। और ये इंश्योरेंस कहाँ से आया, स्टेट रन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC द्वारा, जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को फिर उसको स्टार्ट किया गया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर 1956। याद रखिएगा 1956 1 सितंबर को इसको स्टार्ट किया गया। देन LIC has steadily grown in the past 6 decades and today with over 290 million policy holders and an asset value of 38 lakh crores, it ranks as one of the largest insurance companies in the world। तो LIC आज विश्व की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज के रूप में आई है। और LIC सेलिब्रेटेड इज 60th एनिवर्सरी इन 2017। 2017 में इसकी 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर LIC, बट लेकिन अननोन रह गया। अब ऑथर ने यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बताया कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जब से इसका इंसेप्शन हुआ यानी कि 1956 से एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा जनरेट किया। अगर आपको पता हो LIC के बारे में, आपने कई LIC एजेंट्स देखे होंगे, हर जगह आपको LIC एजेंट दिखेंगे। एक तरीके से तो ये एम्प्लॉयमेंट ही है ना, उनको भी पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत उनको पॉलिसी का भी कुछ परसेंटेज दिया जाता है ना, बेनिफिट दिया जाता है, और फिर उनके पास उनके अकाउंट में पैसा आते रहते हैं। फ्यूचर में भी LIC इनका हिसाब रखती है और इनको पैसे आते रहते हैं, है ना। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो काम LIC ने किया उतना ज़्यादा किसी ने नहीं किया होगा, है ना। इसके अलावा दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेट तो किया, साथ ही साथ विमेंस को इतना प्रमोट किया। इनफैक्ट 1950s और 60s में जब एम्प्लॉयमेंट की भारी कमी थी उस समय विमेन को काफ़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई इन द फील्ड ऑफ एजेंटशिप, है ना। तो LIC एजेंट के रूप में काफ़ी एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, दूसरा स्पेशली विमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा जनरेट किया, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा उषा सांगवान जो थी, उषा सांगवान वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी एक फैक्ट याद रखेगा कि उषा सांगवान वॉज द फर्स्ट वुमेन
टू बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड उनका भी यही कहना था कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द टाइम, है ना। उस समय का एक बहुत बड़ी सोच थी, अपने समय से आगे की सोच थी जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने दिखाई थी, है ना। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं जो कि LIC के पास हैं, है ना। ये देयर आर लॉट ऑफ माइलस्टोन्स विद LIC। पॉलिसीज़ तो चलो है ही, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज लगभग 98% के आसपास, 99% के आसपास, 99.87 इसका क्लेम सेटलमेंट है, विच इज़ फार अबव एनी ओवर द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 84%। जहाँ इंडस्ट्री का पूरा एवरेज क्लेम सेटलमेंट 84% का है, वहीं LIC का जो क्लेम सेटलमेंट है वो 99.87% का है। तो LIC इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इन द मार्केट। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई कच्चा खिलाड़ी है ना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप देखें तो LIC केप्ट अ वेरी लो प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ इट्स मेनी अचीवमेंट्स, है ना। बहुत सारे अचीवमेंट्स के बावजूद जो है LIC ने काफ़ी लो प्रोफाइल रखा। ऐसा नहीं कि LIC ने बहुत ज़्यादा हल्ला किया, हाईलाइट में रहा या लाइमलाइट में रहा, है ना। एंड LIC चाहे आपका जब PM प्राइम मिनिस्टर का जनधन योजना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का स्किल डेवलपमेंट मिशन हो, हर जगह बढ़ चढ़ के, मतलब कि जो भी टास्क दिया गया LIC ने उसको बढ़ चढ़ के लिया। एंड नो वन एल्स वाज इक्विप्ड इनफ टू टेक दैट मैसिव टास्क, है ना। तो ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एजुकेशन को भी प्रमोट करने में इंडिया में काफ़ी हिस्सा है ना। एजुकेशन देखो है ऑलरेडी, लोगों को ये पता था एटलीस्ट कुछ नहीं बनेंगे तो LIC एजेंट तो बन जाएंगे, है ना। कॉमन सेंस की बात है ना। तो जो भी बेसिक एजुकेशन, अगर आपको लोगों को लग रहा था कि भाई 11th तक पढ़े हैं, 12th तक पढ़ ले तो LIC एजेंट बन जाएंगे, तो 1 साल की और पढ़ाई कर ली। तो ऑर्डिनरी इंडियंस को, मेल फीमेल अर्बन रूरल एरियाज़ में आज भी बहुत फेमस है LIC एजेंट और ये सब चीज़ें। और इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट फॉर देम। LIC एक तरीके से लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है आपके पास कुछ ना कुछ है, कुछ ना कोई जॉब है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंडिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यही सब ऑथर ने यहाँ पे LIC की तारीफ में बोला है। LIC के लोगों के बारे में ये ऑथर ने बोला कि 2 hands प्रोटेक्टिंग अ फ्लेम टू फोकस ऑन इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन, है ना। तो ये जो 2 हाथ और एक बीच में फ्लेम होता है ना। तो वैसे तो वो जीवन ज्योति मेरे हिसाब से होता है, लेकिन ऑथर का कहना है कि वो बेसिकली रूरल एरियाज़ को टारगेट करता है ना। द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। अब यहाँ पर ऑथर ने कुछ नेशनल लैंग्वेज के बारे में बताया कि किसको होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखो नेशनल लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं कहता, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, है ना। 8th शेड्यूल है जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 है वो कहता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना। आर्टिकल 343 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब देखो सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदी रहेगी और 15 साल तक अंग्रेजी भी रहेगी, है ना। 15 साल के बाद डिसाइड करेंगे कि अंग्रेजी को कैसे कम करना है और हिंदी को कैसे बढ़ाना है। 15 साल बाद का जब समय आया तो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चालू हो गए और ये सब चीज़ें हो गई। तो फिर इसके लिए जब 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आता है जब 1963 में पास किया गया, तो फिर उसका जो 15 साल वाला कंसेप्ट था वो हटा दिया गया और इंग्लिश को आगे कंटिन्यू किया गया, ठीक है ना। दिस वाज वन ऑफ द जो कि एक रेजोल्यूशन था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का कि नहीं, इंग्लिश को हम इस तरह से ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहे थे। एंड तमिलनाडु में स्पेशली जो प्रोटेस्ट थे काफ़ी वायलेंट भी टर्न हो गए थे, ठीक है ना। सो दैट इज़ द रीज़न वाई द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में पास किया गया। तो 15 साल वाला जो पीरियड है वो हटा दिया गया, ठीक है ना। एंड इंग्लिश का यूज़ फिर कंटिन्यू किया जाएगा, नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द 15 ईयर पीरियड, ऐसा कह दिया गया। और ये जो फोर्स पे आया, ये जो एक्ट फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1965 से फोर्स में आया ऑन द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो 15 साल के बाद एग्जैक्टली 26 जनवरी 1965 को ये फिर फोर्स में आया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 3 लैंग्वेज फार्मूला फिर इंडिया में फॉलो किया जाता है। आज भी इंडिया में 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा जाता है, जिसमें कि एक लैंग्वेज है हिंदी, एक लैंग्वेज है इंग्लिश और एक लैंग्वेज आपकी रीजनल लैंग्वेज। जैसे तमिल के लिए तमिलियंस के लिए तमिल है, जो आपके केरलाइट्स हैं उनके लिए मलयालम है, आंध्रा के लोग हैं तेलुगु है, ठीक है ना। और कर्नाटका के हैं कन्नडा है ना। बंगाल के हैं बंगाली है, उड़िया के उड़िया है। ये सारी, उड़िया तो क्लासिकल लैंग्वेज भी है। अच्छा, आपके लिए सवाल है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी और लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है ना। ये सवाल आपको आंसर करना है, ठीक है ना।
पहली क्लासिकल लैंग्वेज किसको बनाया गया था और लास्ट अभी लेटेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज किसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है ना। और ये आपको समझ में आ गया है ना। इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वही कहता है कि एक हिंदी इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। और ये आपका तमिलनाडु ने हमेशा से इसको रिजेक्ट किया है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को। उन्होंने कहा है कि हिंदी जिसको ज़रूरत होगी वो सीख लेंगे, हम इसको फोर्सेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। क्वासी फेडरलिज्म, अब क्वासी फेडरलिज्म क्या है? इंडिया को आपको पता है कि इंडिया को हम एक फेडरेशन नहीं बोलते। वी डू नॉट कॉल इंडिया अ फेडरेशन, वी डू नॉट कॉल इंडिया अ फेडरल कंट्री। हम इसको फेडरल कंट्री नहीं बोलते हैं, हम इसको यूनियन बोलते हैं। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब कि यूनियन नहीं टूट सकता, भले आपके स्टेट्स आपस में भले टूट जाएं, ठीक है ना, लेकिन यूनियन नहीं टूट सकता, ठीक है ना। तो इंडिया ने बहुत ही कॉन्शियस वर्जन अडॉप्ट किया है फेडरलिज्म का। उसके क्या रीज़न है कि इस तरीके का क्वासी फेडरलिज्म इन फेवर ऑफ सेंटर, मतलब कि फेडरलिज्म तो है लेकिन सेंटर की तरफ टिल्टेड है। वैसे देखो नॉर्मल फेडरल होता था, क्या होता है कि 2 यूनिट होती है, एक सेंट्रल यूनिट होती है और एक स्टेट यूनिट होती है, और दोनों के पास इंडिपेंडेंट पावर होती, इंटरडिपेंडेंस नहीं होता। बट इंडिया के फेडरलिज्म में ऐसा नहीं है। इंडिया के फेडरलिज्म में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली इंडिया के जो इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है उसमें सेंटर की तरफ टिल्टेड है थोड़ा सा, है ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर हमारे यहाँ पर है, ठीक है ना। दैट इज थिंग। जैसे आर्टिकल 3 आप देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह अलाउ करता है यूनियन को टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। मतलब आर्टिकल 3 यूनियन को पावर देता है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है विदाउट आस्किंग फॉर द कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इंडिया के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि इंडिया जो है हमारा वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। देखो अमेरिका जो है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब कि जो 50 स्टेट्स है ना, उन्होंने आपस में आ करके एक यूनियन फेडरेशन बनाया है, ठीक है ना, आपस में मिलकर। मतलब कि सबके पास वहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेटस भी है, मतलब वहाँ पे टेक्सास है उसकी अलग सिटीजनशिप भी है और अमेरिका अलग सिटीजनशिप भी है। ह्यूस्टन है उसके अलग भी है, उसकी वहाँ पे भी है, ठीक है ना। जो भी आपको बता रहा हूँ मैं, नेब्रास्का है जैसे, तो वहाँ पे उसकी भी है और उसकी भी है। तो लेकिन यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में गुजराती सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया में मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं है। हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब सेंटर ने होल्ड करके रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे होल्ड करके रखा है। यहाँ पे स्टेट्स की मर्जी भले ना हो लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग। और ये चीज़ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की है कि जो इंडिया का ये फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म है, दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994। 1994 के एसआर बोम्मई केस में इंडिया ने कहा है कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा इंडियन वेरिएंट ऑफ फेडरलिज्म जो है जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है, वो भी इंडिया ने कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में किया ही था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया था कि भैया सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 का केस आपको याद रखना है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसके करने के रीज़न क्या थे? करने के रीज़न मल्टीफोल्ड। देखो पहले ऐसा कुछ नहीं था कि ये स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया जाएगा, लेकिन जब 1947 में एक्सपीरियंस देखा ये पार्टीशन का, उसके बाद इनको लगा, सबको लगा कि नहीं भाई कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी तो उसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर है और इस तरीके के टेंडेंसीज दोबारा ना डेवलप होने पाए। तो दैट इज द थिंग। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि जो इतना ज़्यादा सोसाइटी हायरार्किकल थी और इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी, इतनी ज़्यादा डिवाइडिव सोसाइटी थी कि वहाँ पर ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स को इतनी पावर दी जाए। तीसरा यह था कि जो स्टेट्स थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी थी, जैसे एक बहुत ज़्यादा रिच था, एक बहुत ज़्यादा पुअर था। तो इनकी डिस्पैरिटी को दूर करना, जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है उसको फुलफिल करना, और जो स्टेट्स की इंटर डिस्क्रिमिनेशंस है या डिस्पैरिटीज़ है उनको दूर करना, ये सेंटर ने सोचा कि ये उनका खुद का काम है, इसलिए उन्होंने बेसिकली ऐसा किया। 3-4 फैक्ट यहाँ से देख लेते हैं। May 3 जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। यहाँ पे आपको पहला फैक्ट क्या मिलता है, जो आपका May 3 है वो क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, इसको याद रखिएगा। दूसरा याद रखना कि गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो गिलर्मो कैनो जो वर्ल्ड प्राइज़ है ये किसके लिए मिलता है? ये जर्नलिज्म या प्रेस फ्रीडम, प्रेस या जर्नलिज्म के लिए मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक फैक्ट है,
वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, ठीक है ना। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको निकालता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। एंड नेक्स्ट है नेशनल प्रेस डे कब होता है? तो नेशनल प्रेस डे आपका 16 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको बताने ज़रूरी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। पीएम टू विजिट नेपाल फॉर बुद्ध पूर्णिमा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेपाल विजिट करेंगे बुद्ध पूर्णिमा के लिए। बुद्ध पूर्णिमा यानी एक बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गौतम बुद्धा। एंड ये आपको पता है नेपाल में जो लुम्बिनी है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। तो लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है और ये बर्थ प्लेस भी माना जाता है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी माना जाता है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण, कहाँ पे महापरिनिर्वाण किया था? ऑप्शंस हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया, राजगिरी। आंसर इसका क्या होगा? कुशीनगर, ठीक है ना। दूसरा है हु इज सपोज टू बी द फ्यूचर बुद्धा। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा मैत्रेय। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस फ्यूचर बुद्धा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शंस आर जातकाज, अचरंग सूत्र, दीघ निकाय या सुमंगल विलासिनी, ठीक है ना। तो आंसर आपको देने हैं। इसका आंसर है अचरंग सूत्र, ये आपका जैनिज्म से संबंधित है। कल्याण मित्र बुद्धिस्ट फिलॉसफी में क्या है? व्हाट इज कल्याण मित्र इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? ऑप्शंस आर ए प्रबंधन, बी धर्मचक्र, सी अष्टांगिका मार्ग, फोर्थ त्रिरत्न। इसका आंसर है अष्टांगिका मार्ग। और ये क्वेश्चन आप खुद बताइएगा। पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी? फर्स्ट इज प्रतीय समुत्पाद, बी जीवन अजीव, सी स्यादवाद या डी त्रिरत्न। छठवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकराज वॉज अकॉर्डिंग टू श्वेतांबरा ट्रेडिशन अ लेडी। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेतांबरा ट्रेडिशन में, ये वैसे जैनिज्म का क्वेश्चन है, श्वेतांबरा ट्रेडिशन में आपको बताना है कि एक लेडी तीर्थंकर कौन सी थी। ऑप्शंस आर ए सुमंतीनाथ, बी शांतिनाथ, सी मल्लीनाथ या डी अरिष्टनेमी। तो आपको इसका आंसर देना है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा, एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। आंसर मैं इसका कल आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। आई विल टेल यू दी आंसर टुमारो, लेकिन आप इसको एक बार सर्च करके आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कुछ क्वेश्चन भी करने को मिले होंगे। EU स्लैब्स एंटी ट्रस्ट चार्ज अगेंस्ट एप्पल। अब एप्पल के अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन ने एंटी ट्रस्ट चार्ज यानी कि कॉम्पिटिशन को ख़त्म करने की वो की है। क्यों की है? क्योंकि उन्होंने जो पेमेंट सिस्टम है, कोई और दूसरा पेमेंट सिस्टम एप्पल ने वहाँ पे अलाउ नहीं किया है एप्पल पे के अलावा, और इस कारण से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं अवेलेबल हो पा रही है। दूसरे जो पेमेंट गेटवेज हैं वो पेमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ऐसा यूरोपियन कमीशन का कहना है। यूरोपियन कमीशन कौन है? जो यूरोपियन यूनियन का वॉचडॉग है ना, कॉम्पिटिशन वॉचडॉग, जो यूरोपियन कमीशन है, उसने कहा है कि एप्पल जो है वो कॉम्पिटिशन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट as well. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.